नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश भर में जो घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम के बाद जिस तरह की टिप्पणियां चारों तरफ से आ रही हैं, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने को मजबूर हुआ हूँ। आम तौर पे इस तरह के सेंसिटिव मसलों पे मैं वीडियो बनाने से बचता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि इससे कोई हल नहीं निकलता है, समझाइश बेकार जाती है और लोग अपने रास्ते पे चल पड़ते हैं। मैं कल शाम को ही ये वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा रखा और मेरा मानना यह है कि कम से कम महत्वपूर्ण विषयों पे प्रतिक्रिया देने से पहले उनके सभी पहलुओं को सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसकी निष्पक्ष व्याख्या करनी चाहिए। क्योंकि आप भले ही एक व्यक्ति हैं या 10 लाख व्यक्ति हैं या 1 करोड़ व्यक्ति हैं, आप मेरे विचार सुनना चाहते हैं तो मुझे सुविचारित तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। आज मैं इस घटनाक्रम पर ही बात करूंगा और मैं आपको वो बताऊंगा जो मेरा ओरिजिनल सोच है। जो सोशल मीडिया पे लेफ़्ट साइड से राइट साइड से अभियान चल रहा है, उस अभियान से अलग और इतर देश के कानून और संविधान के मुताबिक मैं बात कहूँगा। कोशिश करूँगा कि बात खरी हो और सही हो। इधर जाती है या उधर जाती है उसकी फ़िक्र ना की जाए। अगर आप मेरी पत्रकारिता को पसंद करते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ धनराशि देना चाहते हैं ताकि हमारा चैनल थोड़ा मजबूत हो, तो उसके लिए आप UPI ID हमारी है डिस्क्रिप्शन में, उसका इस्तेमाल करके भुगतान कर सकते हैं। QR कोड भी आपको स्क्रीन पे बार बार दिखाई देगा। उस QR कोड को स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं, जैसे आप आमतौर पे दुकान पे करते हैं। वीडियो को पॉज करिए और मोबाइल से स्कैन कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। कल अगर मैंने ये वीडियो बनाया होता तो जो मेरी इंस्टेंट रिएक्शन थी, जो बात मैं कहने वाला था, उन बातों में कुछ ऐसी बातें शामिल होती, जैसे कि मैं लोगों को कह रहा होता कि मोहम्मद साहब जो है वो इतने सहनशील और सहिष्णु व्यक्ति थे कि एक महिला उनके ऊपर रोज़ कचरा फेंक दिया करती थी, गंदगी फेंकती थी, और वो भी तब जब वो इबादत के लिए जा रहे होते थे। और उस बीच में वो वापस जाते थे, वापस नहाकर तैयार होके जाते थे। कुछ समय के बाद में मोहम्मद साहब ने एक बार नोटिस किया कि उस महिला ने उनके ऊपर कचरा नहीं फेंका है। वो चिंतित हो गए, उस महिला के घर गए और उसका हालचाल जानने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है ना। ये वो परंपरा है मोहम्मद साहब की, वो टॉलरेंस की परंपरा है जिसके हम ख़ास तौर पे इस देश के मुसलमान अनुयायी हैं और जिसको मानते हैं। मैं आपको उस परंपरा की दुहाई दे रहा होता, उसको याद दिला रहा होता। अगर मैंने कल वीडियो बनाया होता, मैं आपको ये पूछता ज़रूर कि आप अगर मोहम्मद साहब के अनुयायी हैं तो वो बातें क्यों नहीं करते हैं जो वो बता गए हैं। आप वो बातें क्यों नहीं करते हैं जो कुरान शरीफ में लिखी हुई हैं। वो बातें क्यों करते हैं जो कोई और आपसे कहता है या कोई और आपको बताता है या कोई और आपको समझाता है। सब लोगों के अपने अपने इंटरप्रिटेशन हैं और सब लोग अपने लाभ के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। ये मैं कल अगर वीडियो बनाता तो कहता, मैं आपको ये भी बताता कि किस तरह से नूपुर शर्मा को इस्तेमाल करने के बाद जब मुसीबत आई तो उसके सरपरस्त ही उसको छोड़ के भाग गए। और ठीक वैसे ही कल फ्राइडे को दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर जब प्रदर्शन हुआ तो उसी मस्जिद के जो इमाम हैं, जो अपने आप को शाही इमाम कहते हैं, उन्होंने बयान दिया कि हम नहीं जानते ये कौन हैं, प्रदर्शन का आयोजन हमने नहीं किया, तो पुलिस इन पे सख्त कार्रवाई करे। यानी वो भी उनको छोड़ के भाग गए। ऐसे लोगों के लिए क्यों परेशान होते हो? ऐसे लोगों के लिए क्यों हिंसा फैलाते हो? कल मैंने आपको बोला होता कि हिंसा तो गलत बात है, किसी भी कारण से हिंसा हो रही हो गलत है, तोड़फोड़ गलत है, पथराव गलत है। याद कीजिए, हर बार जब कुछ नुकसान होता है तो हम कहते हैं लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में, तुम तरस नहीं खाते यूँ बस्तियाँ जलाने में। लेकिन कल आप पत्थर फेंक रहे थे,
मैं आपको ये बोलता कि आपने हिंसा क्यों फैलाई, क्योंकि कल मैंने इस मामले का पूरा विश्लेषण नहीं किया था और मैं कल ये भी आपको समझा रहा होता कि आप आज पथराव कर रहे हो, आप अपनी ही इमेज ख़राब कर रहे हो। कल से पहले पूरी दुनिया आपके साथ थी, कल से पहले सबकी सहानुभूति आपके साथ थी, कल से पहले सब लोग संघ परिवार की साजिश देख रहे थे और कल आपने एक ऐसा काम किया जिसके कारण आपकी प्रतिष्ठा धूसरित हो गई। और सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा धूसरित नहीं हुई, इस्लाम को मानने वाले हिंदुस्तान के बहुसंख्यक लोग, ज़्यादातर लोग जो इन गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं और जो सोशल मीडिया पे लगातार हिंसा का विरोध कर रहे हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा प्रभावित हो गई। क्योंकि आप जानते हैं सांप्रदायिकता में अगर एक लंगूर भी किसी धर्म को मानने वाला कोई गलती करता है तो पूरी कौम के माथे पे ठप्पा लगाया जाता है। कल अगर वीडियो बनाता तो ये बात मैं आपको कहता कि व्यंग्य में जो लोग शांति प्रिय कहते हैं मुसलमानों को, आज उनको आपने मौका दे दिया है। कल मैं वीडियो बनाता तो आपको ये कहता कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज़रूर कोई फ़िरकी ले रहा है और किसी न किसी की साजिश है जो नूपुर शर्मा मामले में पूरा का पूरा मामला पलट देना चाहता है और उसने मुसलमानों के बीच में घुसपैठ कर ली और ये दंगे फैला दिए। बहुत सारे ऐसे नेताओं के नाम मेरे सामने, मेरे जहन में आए जो बीजेपी को जिताने के लिए, वोट काटने के लिए अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन ये कल की बात है, ये वो बातें हैं जो कल मैं कहता। लेकिन जब मैंने बैठ के रात को 2 बजे तक सारे के सारे घटनाक्रम को पढ़ा, देश भर में जो कुछ हुआ जुमे की नमाज के बाद, वो बड़े बड़े अति एक्टिव लोगों के ट्वीट को अलग करके पढ़ा, सारे प्रोग्रेसिव, सारे वामपंथी, सारे दक्षिणपंथी इस घटना की निंदा कर रहे थे और सब ये कह रहे थे हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा क्यों हुई, हिंसा नहीं करनी चाहिए थी, ये अचानक कैसे हो गया, पत्थर कहाँ से आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। और कल तक मैं भी यही सोचने लगा था क्योंकि हर तरफ से यही विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे। फिर सारा घटनाक्रम पढ़ा, सारी परिस्थितियाँ देखी, खबरों को पढ़ा, क्या हुआ, तो मुझे आज जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो कहने का मन हुआ। एक बात बताइए, कल मुसलमानों ने क्या किया था? एक सोचने का प्रश्न है। कल जुमे की नमाज के बाद देश भर की मस्जिदों के बाहर देश भर के मुसलमानों ने नूपुर शर्मा के आपत्तिजनक बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया था। जी हाँ, मस्जिदों से पत्थर लेके निकलें और फेंकना शुरू कर दे, ऐसा नहीं हुआ था इस मुल्क में। जो छवि सारी प्रतिक्रियाओं से बन रही है, उन प्रतिक्रियाओं से ऐसा लग रहा है कि नूपुर शर्मा ने जो किया था उसका बदला लेने के लिए मुसलमान एक बार फ्राइडे को इकट्ठे हुए तो उनको लगा हम इकट्ठे हैं तो चलो पत्थर फेंकते हैं, और उस सड़कों पे बलवा मचाने निकल पड़े। प्रदर्शन तो देश के सभी राज्यों में हुए थे, लेकिन कुछ खास राज्य ज़्यादा क्यों तनाव में हैं? तो पहले आप एक बात को समझिए और इन स्टेट्स को आइडेंटिफाई करिए जिन स्टेट्स में ज़्यादा तनाव हुआ, ज़्यादा हिंसा हुई। जब कुछ लोग सड़क पर प्रदर्शन करने निकलते हैं और वो प्रदर्शन शांतिपूर्वक संपन्न हो, इस बात को सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी होती है? प्रदर्शनकारियों की होती है? नहीं होती है। आयोजकों की होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है केवल, लेकिन उनकी भी पूरी जिम्मेदारी नहीं होती है। वहाँ की कानून व्यवस्था को कायम करना, कायम रखना किसकी जिम्मेदारी होती है? प्रशासन की होती है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन किसके हाथ में था? योगी आदित्यनाथ के हाथ में था। और एक बार भी किसी भी शहर में जो तनाव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ, उसके लिए किसी भी जगह कोई ट्वीट पे ये प्रशासन से सवाल पूछ रहा है कि आपके प्रबंधन में कहाँ चूक रही कि इतना बवाल हो गया प्रदेश में? एक प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की पूरी सिचुएशन का हाल ये है कि लोग अगर फ्राइडे को प्रोटेस्ट करने निकलते हैं तो उस क्राउड को प्रशासन हैंडल नहीं कर पाता है। बहुत सारे मासूम लोग अभी पूछेंगे
कि क्राउड कैसे हैंडल कर लेंगे जब लोग इस बवाल पे ही उतारू हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। सारे प्रदर्शन में ऐसा ही होता है। किसान आंदोलन में भी ऐसे ही हुआ था, राम जन्मभूमि आंदोलन में भी ऐसा ही हुआ था और विश्व हिंदू परिषद के लोग संसद का गेट तोड़कर घुस गए थे। आरक्षण के खिलाफ जो बोट क्लब पे रैली हुई थी चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में, उस रैली की भीड़ ने तबाही मचाती थी। आज भी आप जाएंगे तो दिल्ली की नेशनल आर्काइव की बिल्डिंग के जो फेंसिंग लगी हुई है उसके भाले टूटे हुए मिलेंगे। ये उसी तोड़फोड़ की निशानी है। आप इस चीज़ को समझिए कि भीड़ जब इकट्ठी होती है तो उसको नियंत्रित करना, कानून व्यवस्था को सामान्य बनाए रखना किसी भी जगह पे, किसी भी ज़िले में, चाहे वो इलाहाबाद हो, कानपुर हो, बनारस हो या बंगाल का कोई ज़िला हो या कश्मीर हो, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। अगर आप कहेंगे कि लोग उतारू हो जाएं तो कश्मीर में तो हर रोज़ कोई ना कोई यही सब करने को उतारू है। कश्मीर में तो हर रोज़ लोग बलवा करने को तैयार हैं। कश्मीर में हर रोज़ प्रोटेस्ट होते हैं, छोटी छोटी बात पे प्रोटेस्ट होते हैं। जिससे कुछ नहीं बनता वो पत्थर लेके फेंकने लगता है। तो वहाँ वो कैसे काबू करते हैं? आप काबू क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर ये प्रश्न मैं आपसे थोड़ा और व्यापक करके पूछूं तो मेरा ये पूछने का मन करेगा कि पहले तो पत्थरबाजी कश्मीर में ही होती थी। आप तो पत्थरबाजों की छुट्टी करने वाले थे। नोटबंदी से लेकर हर काम के लिए आपने जो है वो पत्थरबाजों के साथ जोड़ दिया था और आपकी पत्थरबाजी तो पूरे देश में फैल गई, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में फैल गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रशासन, मन को तसल्ली नहीं होगी मैं जानता हूँ, प्रशासन इनको कैसे हैंडल करता है। हम अपने खून पसीने की कमाई से जो मोटा टैक्स देते हैं उससे कई विभाग पुलिस और प्रशासन के पास होते हैं जिनका काम समाज पर नज़र रखना होता है। कौन कौन लोग किस किस कम्युनिटी में, किस किस संगठन में, किस किस संस्थान में क्या क्या करते हैं, कौन आदमी हिंसा फैला सकता है, कौन आदमी हिंसा रोकेगा, कौन आदमी किस नेता से जुड़ा हुआ है, कहाँ से कौन सी कमांड आ रही है। कल रात को जो मीटिंग हुई उसमें क्या बातचीत हुई, LIU समेत IB तक बहुत सारी संस्थाएं दिन रात इसका पता लगाती रहती हैं। उसके लिए वो इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ों का भी इस्तेमाल करती हैं, मैनुअली जासूसी भी करती हैं और वहाँ पे अपने आदमी भी रख के छोड़ती हैं। और अगर आपके इलाके की मस्जिद पे प्रदर्शन होने वाला है, मैं प्रदेश व्यापी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो SSP साहब को, IG साहब को, DM साहब को इनपुट्स मिलते हैं और उन इनपुट्स के आधार पर आप जानते हैं कि भाई ये 5 लोग रायता फैला सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, एक दिन पहले रात को 1 बजे 2 बजे पुलिस जाती है, उन लोगों को हिरासत में ले लेती है या नज़रबंद कर देती है कि भाई तुमको घर से नहीं निकलने देंगे, तुम गड़बड़ वाले आदमी हो। इसके अलावा वहाँ पे स्पॉट पे जब प्रदर्शन शुरू हो जाता है तो पुलिस और प्रशासन के लोग जो नेता हैं प्रदर्शनकारियों के, उनके साथ में बातचीत करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। आप मांग पत्र दे दो, हम पहुंचा देंगे या मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, हम तो कलेक्टर साहब को मांग पत्र देंगे। ठीक है, आप 10 लोग चलो, हम कलेक्टर साहब को मांग पत्र दिलवा देते हैं। नहीं, हम तो सब जाएंगे। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको 5 आदमी अलाउड हैं। और इसी तरह से कुछ ना कुछ रास्ता निकल आता है। आपकी मांग जायज़ है लेकिन शोर मचा के क्या होगा, ये सब बातें की जाती हैं, प्रशासन करता है। लेकिन अब एक नया दौर चला है प्रशासन का इस देश में, जिसमें युक्ति की जगह शक्ति दिखाने का प्रयास होता है। बड़े बड़े नेता अकड़ की भाषा में बात करते हैं और वो प्रशासन को कहते हैं मारो लठ। हर तरफ वातावरण यही बना हुआ, और वातावरण बना हो ना बना हो, परसेप्शन और छवि यही बनी हुई है। वीर रस वाली अपनी छवि बनाने में नेताओं की बहुत रुचि है और यही वजह है कि प्रशासन भी इतना सरदर्द नहीं मोल लेता। उसको पता लगता है कि जितना मैं डंडा चटकाऊंगा उतना सोशल मीडिया सेल को प्रमोट करने में आसानी होगी, मेरी वाहवाही करेगी। क्या बात है, आज खूब बढ़िया तरीके से तबला बजाया प्रशासन ने। आप देख रहे होंगे, आज से विजुअल आ रहे हैं, कहीं हवालात में किसी को पीटा जा रहा है,
नकली विजुअल भी हैं उसमें, बहुत सारे पुराने विजुअल लोगों ने लगा दिए हैं किसी और हवालात में पिटाई के, बोल दिए कि प्रदर्शनकारियों की हो रही है। कुछ प्रदर्शनकारियों के हवालात में बैठे हुए तस्वीरें हैं और कहा जा रहा है कि अब इनको ठीक तरीके से समझाया जा रहा है, इलाज दिया जा रहा है। तो ये सब करने में जब प्रतिष्ठा मिलती हो तो कोई प्रशासन युक्ति से काम क्यों लेगा? लेकिन आप एक बात सोचिए कि ये जो तरीका आप अपना रहे हैं, इस तरीके से आपने कश्मीर की पत्थरबाजी को यूपी तक तो ला दिया, और उसके बाद भी आप अपने ही समाज को जला रहे हैं अपने छोटे से पॉलिटिकल गेन्स के लिए। अगर आप बातचीत के ज़रिए दूसरे तरीक़ों से मस्जिद से ही प्रदर्शन के बाद लोगों को शांत करके घर भेज पाते तो वहाँ शांति रहती, उस शहर में तनाव कम होता। मैं एक बहुत अहम सेंसिटिव इलाके में मस्जिद के पास में जाता हूँ, वहाँ एक खाने की दुकान पे एक ख़ास तरह की रोटियाँ मिलती हैं, वो लेके आता हूँ। कल मेरा साहस नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि मुझे वहाँ उस कम्युनिटी के लोगों पे भरोसा नहीं था, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि माहौल इतना तनावपूर्ण था कि कोई भी फ्रिंज एलिमेंट कुछ भी कर सकता था। तो जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आनी चाहिए, और ख़ास तौर पे मुसलमानों के दिमाग में आनी चाहिए कि जब पूरा प्रशासन, पूरी व्यवस्था इसी पर उतारू है, उसको तलाश है कुछ पत्थर फेंकने वालों की, तो आप तस्वीर अपनी क्यों दे रहे हैं? आप सबूत क्यों दे रहे हैं? आप बदनामी क्यों मोल ले रहे हैं? नूपुर शर्मा के ऊपर जो अभी तक कार्रवाई हुई थी उस पर क्या कमी थी गिरफ्तारी के अलावा? आप गिरफ्तारी की मांग दूसरे तरीक़ों से करते रहते हैं। मेरे ख्याल से जब आपने प्रदर्शन नहीं किए थे तब भी यही था, और अगर आपको प्रदर्शन करना ही था तो कोशिश, मैं जानता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है उसका, फिर भी एक बहाने के लिए इसे ही प्रशासन से आप अनुमति लेते जहाँ जहाँ आपने नहीं ली थी, मुझे नहीं पता लिए कि नहीं लिए, और एक अनुशासित माहौल में प्रदर्शन करते तो ये समस्या नहीं होती। अब एक वो फ़ोटो, उसमें नूपुर शर्मा का पुतला किसी ने तार पे लटकाया हुआ है, वो फ़ोटो वायरल हो रहा है। उस फ़ोटो को देखकर ही बड़ा ख़राब विचार मन में आते हैं। मनुष्य की आकृति अगर किसी रस्सी पे लटकी हो तो देखने में बड़ा ख़राब लगता है, लेकिन पुतलों के साथ दुर्गति प्रदर्शन करने का भारत का सर्वमान्य और पुराना तरीका है। अनगिनत पुतले इंदिरा गांधी के, नेहरू के, अटल बिहारी वाजपेयी के या स्वयं मोदी जी के भी इस देश में जलाए गए हैं। उनको जूतों से पीटा जाता है, उनको लातें मारी जाती हैं, छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। लेकिन हमारा देखने का नज़रिया ऐसा बन गया है कि प्रदर्शन होता है तो हम उसको दंगा मानते हैं। दंगे और प्रदर्शन का अंतर ही हम भूल गए। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन को पता नहीं था, अचानक हो गया। अगर ऐसा हुआ तो प्रशासन वहाँ पहले से मौजूद क्यों था? बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद क्यों था? और आप सारी अखबारों की रिपोर्टिंग्स पढ़ लीजिए। प्रदर्शन में भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश के दौरान टकराव हुआ है और पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर की गई है, जो ज़्यादातर प्रदर्शनों में होती है। ये पत्थरबाजी व्यक्तियों के ऊपर नहीं है, समाज के ऊपर नहीं है, जैसा कि रिपोर्ट हुआ है मीडिया में। एक रैली जाती है, एक जुलूस जाता है, पहले से ही जिस पुलिस की छवि ये है कि वो पक्षपाती है, जिसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो एक ख़ास तरह के नैरेटिव के लिए काम करती है। आज भी जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, पुलिस वाले थानों में बंद करके मार रहे हैं, सड़कों पे पीट पीट के जुलूस निकाल रहे हैं, झूठे हों या सच्चे हों, लेकिन वो भी यही छवि बना रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पक्षपाती है और एक कम्युनिटी के खिलाफ नफ़रत का रवैया रखता है। जब ये छवि आपकी होगी और आप अगर फोर्सफुली किसी भी प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ें सामान्य हैं। आज से नहीं, 70 साल से होती आ रही हैं। 70 साल से नहीं, 170 साल से होती आ रही हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने से होती आ रही हैं। पुलिस और प्रशासन के ऊपर सबको भरोसा होना चाहिए, उनको सबके लिए काम करना चाहिए, तो इस तनाव को कम किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन अगर ठीक से बातचीत करके चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करे, भरोसा पैदा करे, ये काम किया जा सकता है। मैं देखता हूँ दिल्ली में फतेहपुरी मस्जिद में, दूसरी जगहों पे पुलिस के बहुत सीनियर अधिकारी जाते हैं, इमाम साहब से मिलते हैं,
बैठ के मीटिंग करते हैं, इफ्तार में शामिल हो जाते हैं। इससे एक तारतम्य बना रहता है, प्रशासन पे भरोसा बना रहता है। प्रशासन जब कुछ कहता है तो उसकी बात सुनी जाती है और एक पर्सनल टच होता है। ये दिमाग में रहता है कि भाई ये डीआईजी साहब जो हैं ये बड़े अच्छे आदमी हैं, ये आए थे और ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं। एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। ये काम है प्रशासन का, ये कोई अलग से गतिविधि नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसको किसी कम्युनिटी से जोड़ देना, उस कम्युनिटी को हिंसक बताना, सड़कों पे आके उस कम्युनिटी ने अपनी बदनामी कर ली ये कहना, ये सब कल तक मैं भी सोच रहा था, लेकिन ये नज़रिया गलत है। ये एक प्योरली शुद्ध प्रदर्शन था, प्रोटेस्ट था, जो कुछ शहरों में जब देशव्यापी हुआ तो कुछ शहरों में पुलिस के साथ टकराव हुआ और टकराव की प्रक्रिया में कुछ पुलिसकर्मी अधिक मात्रा में घायल हुए हैं। जब मतलब अधिक मात्रा में मतलब ज़्यादातर मामलों में पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने भी पत्थर फेंके हैं, ज़्यादातर प्रदर्शनों में फेंकती है, कई लोग घायल हुए हैं और इसको उससे ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। अगर आप इसको इससे ज़्यादा देखेंगे, जो कि है नहीं, तो आप एक कम्युनल माइंडसेट के साथ सोचना शुरू करेंगे, एक नफ़रती सोच के साथ सोचना शुरू करेंगे। आपके मन में वही बात बिठाई जाएगी जो ज्यूस के लिए बिठाई जाती थी। एक भी अगर यहूदी चोरी करते हुए पकड़ा जाता था तो नाजी कहते थे कि ये तो चोरी होते हैं। आज भी कोई अगर मौलाना मोलेस्टेशन करते हुए पकड़ा जाए तो उसका वीडियो ऐसे वायरल होता है जैसे कि सारे मौलाना यही कर रहे हैं। ऐसा ही आशाराम बापू के मामले में लोग करना शुरू कर दें तो हमको बड़ा ठेस पहुंचेगी। लेकिन सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा सकारात्मक सोचिए, मिल के चलने की सोचिए और ये जिम्मेदारी थोड़ा सा मुसलमानों के जो मौजूद लोग हैं उनको भी लेनी चाहिए। भावनाओं को काबू में रखना चाहिए, वरना उनके साथ वही होने वाला है जो इज़राइल में होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो तनाव है उसमें इज़राइल के लोग बहुत तेज़ दिमाग हैं, उनके पास हथियार हैं, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ। वो किसी भी फ़िलिस्तीन की किसी मस्जिद में जाएंगे, फायरिंग कर देंगे, 2-4 मुसलमानों को हर्ट कर देंगे और फ़िलिस्तीनी लोग गुस्से में आ जाते हैं और बदला लेने के लिए पत्थर फेंकने लगते हैं, इकट्ठे होकर पत्थर फेंकने लगते हैं। और उस पत्थर फेंकने का फ़ायदा उठा के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के नाम पे, बदला लेने के नाम पे इज़राइल फ़िलिस्तीन की कुछ और ज़मीन दबा लेता है। ऐसे ही करते करते पूरा फ़िलिस्तीन छोटा हो गया। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। थोड़ा शांति रखें, तनाव वाली बातें ना कहें, ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करिए। ये केवल मोदी जी को देने का ज्ञान नहीं है। सरकारें जो करती हैं करने दीजिए, नेता जो करते हैं करने दीजिए। इंसान का इंसान से भाईचारा बनाइए, आपस में लोग दोस्ती रखें। सरकार दोस्ती के नारे लगाने लगेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये नेता सिर्फ जनता के पिछलग्गू हैं। एक दूसरे से मिलिए जुलिए, घुलिए मिलिए, विश्वास पैदा कीजिए कि किसी का बाप भी आकर कहे तो लोग आपका विश्वास कभी ना छोड़ें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस देश को एकता की बहुत ज़रूरत है। हमारा भविष्य एकता पर टिकता है, नेताओं का भविष्य लड़ाई पर टिकता है। हम लड़ने वालों के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम जीने वालों के लिए पैदा हुए हैं। नमस्कार, जय हिंद।